नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे संकट में श्रीलंका, समाधान क्या। देखिए, श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। 2 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाला देश 7 दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी है, जिससे देश ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरी आयात के लिए भुगतान कर पाने में असमर्थ हो गया है। इन हालात के बीच जनता सड़कों पर है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के निजी आवास को कल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। अभयवर्धने ने राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के तत्काल इस्तीफे की मांग की। स्थायी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में संसद अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा कि वो श्रीलंका के हालात पर नजर बनाए हुए है। IMF ने उम्मीद जताई कि राजनीतिक गतिरोध जल्द समाप्त कर लिया जाएगा, ताकि IMF समर्थित योजना पर बातचीत दोबारा शुरू हो सके। वहीं श्रीलंकाई सेना प्रमुख जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने देश में शांति बनाए रखने के लिए लोगों से समर्थन मांगते हुए मौजूदा राजनीतिक संकट का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का अवसर उपलब्ध होने की बात कही है। आपको बता दें कि श्रीलंका संसद के अध्यक्ष महिंद्र यापा अभयवर्धने ने बताया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। उन्होंने शनिवार शाम को हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद राजपक्षे के इस्तीफे के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस फैसले के बारे में संसद अध्यक्ष को सूचित किया है। लेकिन इन सब के बीच जो हालात श्रीलंका में बने हैं, उनका आखिर समाधान क्या है। लेकिन देखिए, एक बात और है, श्रीलंका सेना प्रमुख जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने देश में शांति बनाए रखने की लोगों से अपील भी की है और समर्थन मांगते हुए जो तमाम स्थितियां अभी बनी हुई हैं राजनीतिक संकट का, जो शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का अवसर उपलब्ध होने की बात कही है। बात यही है कि आखिरकार इन सब चीजों से श्रीलंका को कैसे उबारा जा सकता है। भारत की यदि बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम में, तो भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए लगातार हाथ आगे बढ़ाए हुए है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि हम श्रीलंका के समर्थक रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा मददगार रहेंगे। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका अपनी समस्या पर काम कर रही है, हम देखेंगे कि क्या होता है। ऐसे में सवाल यही है और कई सारे सवाल हैं जिन्हें हम जानेंगे अपने खास प्रोग्राम संकट में श्रीलंका, समाधान क्या में। चलिए, तो संकट में श्रीलंका, इसका समाधान क्या और वर्तमान स्थितियां जो हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाएगा। इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। उपुल रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदी प्रोफेसर हैं श्रीलंका से। उपुल रंजीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव जी आपसे ही करना चाहूंगी। बहुत सीधा सा सटीक सा सवाल है, जो स्थितियां ये बनी, ये स्थितियां मुझे लगता है एक दिन के निर्मित नहीं है, मुझे लगता है, और आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, अब शांति की अपील हो रही है, कहा जा रहा है कि स्थितियों को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जो चीजें देख रहे हैं, ना तो लोकतंत्र दिख रहा है, ना राजतंत्र दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में भीड़तंत्र दिख रहा है। कैसे निकलेगा श्रीलंका? देखिए, श्रीलंका में ये जो स्थितियां बनी हैं, वो वर्षों की जो एक पुअर और इररिस्पॉन्सिबल, शॉर्ट साइटेड जो उनकी आर्थिक नीतियां रही, चाहे वो राजपक्षा सरकार हो, जो कि मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, और उसके पहले की भी जो एक दो सरकारें हैं, उन्होंने भी जो नीतियां अपनाई, वो जाहिर है कि उसकी वजह से ही आज श्रीलंका में ये हालात पैदा हुए हैं कि श्रीलंका को अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा है। लोग सड़कों पर हैं, राष्ट्रपति भवन में जनता ने धावा बोल दिया है, राष्ट्रपति को घर छोड़ करके भागना पड़ा है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, उसके लिए श्रीलंका की जो राजपक्षा सरकार और उसके पहले की भी एक दो सरकारों की जो बहुत ही पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट की जो पॉलिसी थी, वो जिम्मेदार है। और उसकी की वजह से श्रीलंका में ये स्थिति बनी। श्रीलंका कर्ज पे कर्ज लेता गया, लेकिन वो कर्ज को, पैसे को वापस कैसे करेगा, इसके बारे में उसने कोई व्यवस्था नहीं की। किसी भी तरीके से रिसोर्स जनरेशन के बारे में उसने गंभीरता के साथ विचार नहीं किया, और एक पॉपुलिस्ट मेजर के साथ उसने टैक्स कट्स भी किए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो अडॉप्ट करने का जो उनका निर्णय था, उसकी वजह से भी श्रीलंका का एग्रीकल्चर आउटपुट काफी कम हुआ। और ऑब्वियसली जो कोरोना की जो पेंडेमिक है, उसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ। आप जानते हैं कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, वो टूरिज्म पर 10% तक आधारित है,
और कोरोना की पैंडेमिक के बाद 2019 के बाद से वहां पर जो टूरिस्ट का आना बिल्कुल ही बंद हो गया, तो ऐसे में वहां का टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ गया, तो उससे भी उनकी जो अर्थव्यवस्था है काफी चरमराई। तो ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि उनकी जो अपनी गैर जिम्मेदाराना और इररिस्पॉन्सिबल पुअर पॉलिसीज थी, उसकी वजह से, और साथ ही साथ कुछ जो इस तरीके की प्राकृतिक जो समस्याएं पैदा हुई, कोरोना की जो पैंडेमिक का जो दौर आया, उसकी वजह से भी हालात पैदा हुए। लेकिन अब आगे श्रीलंका को आने वाले समय में सबसे पहले तो यह है कि तात्कालिक रूप से वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अब दिख रही है। जिस तरीके से लोग हिंसा पे उतर आ रहे हैं, आज गोलीबारी की भी खबर सामने आई है, और साथ ही साथ कल जिस तरह से वो प्रेसिडेंशियल हाउस में घुस गए, और तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, उसके लिए वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बहुत ही इस बात को इंश्योर करना होगा कि लोग कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। दूसरा, जो अब एक नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो उस नेशनल राजपक्षा सरकार चली गई है और नेशनल गवर्नमेंट, तो उसे जो है गंभीर आर्थिक सुधार करने होंगे, अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना होगा, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो उनकी वार्ताएं चल रही हैं उसको जल्द से जल्द कंक्लूड करना होगा, ताकि उन्हें विदेशी मुद्रा मिल सके और वो एक अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। तो ये जो समाधान है वो शॉर्ट टर्म का भी है, मीडियम टर्म का भी है और लॉन्ग टर्म का भी है। ठीक है, वापस आती हूँ संजीत जी। उपुल रंजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। उपुल जी, क्या लगता है 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले देश में हाहाकार मचा है, जो स्थितियां इस वक्त बन गई हैं ये इतनी जल्दी तो सामान्य नहीं होंगी, कोशिश भले की जा रही हो, लेकिन अभी इन स्थितियों से कैसे निकला जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं इस्तीफे भी हो रहे हैं, जो भीड़ है वो किस तरह से अग्रेसिव है, उनको रोकना, उनको समझाना और स्थितियों को कंट्रोल करना और वापस से आर्थिक स्थितियों को ठीक कर लेना, ये छोटे से समय में या 1-2 दिन का या महीने भर का काम नहीं। मुझे लगता है इस वक्त श्रीलंका को कैसे उबारा जाए? ये हमारे इतिहास से ही शुरू करना है, क्योंकि अब 74 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका। तो 74 वर्षों के बाद राजनीति की माने हालत अब बहुत खराब हो गई है इस देश में। तो इसी वजह के कारण ये ऐसी हालत आ गई है इस देश में, मेरे ख्याल से। ये हमारे इतिहास में, श्रीलंका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसी जन क्रांति कभी नहीं हुई थी। अब इस वो जो कलामों में जो आ गए हैं, वो जन क्रांति हुई है, इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं, ये सब श्रीलंका के नागरिक के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं, बिना भेदभाव के, जाति पाति और पार्टी आदि के बिना, राजनीति के बिना श्रीलंका के नागरिकों के रूप में आज ये लोग इसमें भाग ले रहे हैं। ये एक विशेष महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं तीसरी दुनिया के देशों में तो ऐसी ही राजनीति चल रही है, हर जगह चल रही है। तो राजनीति के कारण ही सब कुछ होता रहता है, लेकिन इस बार श्रीलंका के नागरिकों के रूप में, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, वो तत्कालीन युवा पीढ़ी की जन क्रांति है ये। उन्होंने ये इसका आरंभ किया और कल तक ये जन क्रांति चलाई उन लोगों ने, युवा पीढ़ी ने इस श्रीलंका की। तो एकदम ये निरपेक्षिक हैं, किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। तो ये लोग आके ये कल
हमारे राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन में प्रविष्ट हुए और राष्ट्रपति के सचिवालय में प्रविष्ट हुए और प्रधानमंत्री के आवास में प्रविष्ट हुए। ये क्या मांग रहे हैं? ये बहुत बहुत पहले से साधारण जनता की मांग ये थी कि एक माने एक सर्वसाधारण माने न्यायशील न्याययुक्त समाज हमें चाहिए, न्याय युक्त हमें चाहिए। तो इसी की मांग के साथ ये युवा पीढ़ी आज इस क्रांति में भाग ले रहे हैं। ये हमारे 74 वर्षों में, आजादी के बाद 74 वर्षों में आप देखें राजनीति में वो एक तरह वो राजनीति में वो खेलते हैं, वो खेल चला रहे हैं। वो हर वक्त पार्टियों में जो जुड़ते हैं ये एक गेम चलाते हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। तो साधारण लोगों की मांग थी ये इसमें न्याय नहीं मिलेगा समाज को। इसी की वजह से इस अन्यायपूर्ण शासन को हटाने के लिए, अन्याय को हटाने के लिए ये न्याय का कदम यही था ये युवा पीढ़ी का। ठीक है, ठीक है उपल रंजीत जी वापस। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। संजीव जी देखिए, जहां तक भारत की बात है, ये बात आई सामने कि वो हमेशा से मददगार रहे हैं, आगे भी मदद करेंगे, लेकिन बात वही आ गई कि जो स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, भारत तो हाथ आगे बढ़ाए है कि हम मदद करें और जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त की हम देख रहे हैं, मुझे लगता है क्या किसी एक देश के मदद कर देने से ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी? यहाँ तो मैं फिर वही बात बोलूंगी, ना तो लोकतंत्र दिख रहा है, ना राजतंत्र दिख रहा है, भीड़ इतनी हावी है और इतनी चीजें हो रही हैं कि लग ही नहीं रहा कि इसको कैसे हम संभाल पाएंगे। क्या लगता है इस वक्त पे सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? देखिए राखी जी, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन स्टेबलाइज होगी, इसमें आशा रखने की आवश्यकता है और श्रीलंका की मदद के लिए भारत पूरी तरह से खड़ा है। भारत ने अब तक $3 बिलियन तक की राशि की जो मदद श्रीलंका को दी है और आगे भी भारत की मदद जारी रहेगी। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने आज ही एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत श्रीलंका की मदद जारी रखेगा और श्रीलंका के लोगों में और वहाँ की व्यवस्था में हमें भरोसा बनाए रखने की आवश्यकता है। श्रीलंका की इस समय जो तात्कालिक आवश्यकता ये है कि उसे विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त हो और श्रीलंका के पास यदि विदेशी मुद्रा आती है तो वो जरूरी की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, अन्य जो आवश्यक इसेंशियल वस्तुएं हैं, उसको विदेशों से वो आयात कर सकता है और ऐसे में वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो सकती है। जो वस्तुओं के जो दाम हैं वो थोड़े स्टेबलाइज हो सकते हैं, मुद्रास्फीति की दर जो स्टेबलाइज की जा सकती है। तो विदेशी मुद्रा कैसे श्रीलंका को प्राप्त हो, इसके लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में श्रीलंका की जो सरकार है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ उसके नेगोशिएशन चल रहे हैं। ऑलरेडी एक IMF की एक टीम ने श्रीलंका की जो विजिट 10 दिनों की थी और श्रीलंका के सामने कई जो है कंडीशनैलिटीज भी रखी गई हैं कि उन्हें अपने जो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी प्लान को बताना होगा, जो डेप्ट की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा और अन्य भी जो आने वाले समय में IMF के द्वारा जो शर्तें रखी जाएंगी उसे श्रीलंका को अब इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। श्रीलंका पहले IMF के साथ बात करने से कतरा रहा था, हिचकिचा रहा था, वो नेगोशिएशंस में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब श्रीलंका को चूंकि एक बैंकरप्ट हो चुका है, बैंकरप्सी उन्होंने घोषित कर दी है, इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मदद है वो अनिवार्य है, अपरिहार्य है और वो जो है उसे मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये नेगोशिएशंस कंप्लीट होने चाहिए ताकि श्रीलंका को IMF अपनी मदद दे पाए। और उसके लिए जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जो
शर्तें रखी जा रही हैं उसको अमल भी करना होगा। श्रीलंका को दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य करना होगा कि उसे अपनी कर्ज की नीति को बिल्कुल भी बदलना होगा। श्रीलंका जो कर्ज पे कर्ज लेता चला गया और उसको वापस कैसे करेगा, जो अदूरदर्शी, जो शॉर्ट साइटेडनेस श्रीलंका ने दिखाई है, वहां की सरकारों ने दिखाई है, उसको बिल्कुल बदलना होगा। श्रीलंका को अपना जो इकोनॉमिक बेस है वो बहुत स्ट्रांग करना होगा। श्रीलंका को अपना, अब चूंकि कोरोना का समय चला जा चुका है, एक नॉर्मल लाइफ में दुनिया आ गई है, इसलिए श्रीलंका को अपने टूरिज्म के जो सेक्टर है उसको नॉर्मलाइज करके खोलना होगा, ताकि एक बड़ी जो है बड़ा लाभ उसे हो सके। 10% जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे आधारित है। तो उसके लिए श्रीलंका को के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये लगना चाहिए कि अब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक होता जा रहा है। उसके बाद टूरिस्ट का भी आना जब शुरू होगा, उससे भी उसे आर्थिक आय होगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी। उसके साथ साथ श्रीलंका को जो अपनी इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें गंभीर सुधार करने होंगे। जैसे कि ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि श्रीलंका में परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उन्हें जाहिर है कि उसको परफॉर्म कराने के लिए उन्हें प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ना पड़ सकता है। और अनेक जो आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया है उसे करनी होगी। अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें लॉन्ग टर्म जो है थिंकिंग के साथ और एक विजनरी थिंकिंग के साथ कार्य करना होगा। तो ये जो पूरी कवायद है उसको आने वाली जो सरकार है, जो नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसको करना होगा और इसमें सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये चूंकि नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें सभी दल शामिल होंगे और साथ ही साथ वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं, सभी को इसमें शामिल होना होगा। क्योंकि श्रीलंका की ये जो क्राइसिस है वो एक अस्तित्व का संकट है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और ये जो ऐसा समय है कि जिसमें कि आपसी मतभेदों को दरकिनार करके साथ में मिल करके सभी दलों को, सभी नागरिक समाज जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है उसको, आम लोगों को भी सहयोग करना होगा, तभी जाकर के श्रीलंका इस स्थिति से बाहर आ सकता है। तो ये एक बेहद दयनीय स्थिति है, बद से बदतर वाली स्थिति है और इसके लिए श्रीलंका की पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार रही हैं। राजपक्षा सरकार विशेष रूप से जिम्मेदार रही है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा राजपक्षा परिवार के ऊपर था और उनको पद छोड़ करके भागना पड़ा, चाहे वो प्रधानमंत्री महिंद्रा रहे हो, चाहे वो गोटाबाया रहे हो, सभी को वहां से भागना पड़ा है। तो ये स्पष्ट है कि श्रीलंका के अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से से ये समस्या हल नहीं होगी और अल्टीमेटली जो समाधान है वो मिल बैठ करके, बातचीत करके, ठंडे दिमाग से, सुधारों को के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ सक्सेसफुल नेगोशिएशन से ही हल हो सकती है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि श्रीलंका इस क्राइसिस से बाहर आने में सफल होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका का जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि श्रीलंका के लोग जरूर इस समय सफर कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के लोगों में मेरा पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि श्रीलंका इस क्राइसिस से बाहर आएगा। ठीक है, ठीक है। उपल रंजीत जी, देखिए सेना प्रमुख जो हैं जनरल शैवेंद्र सिल्वा, वो भी शांति की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, शांति से बैठिए, समझिए, सुनने की कोशिश करिए। जब थोड़ा सा शांत होंगे तब आगे इस पे बातचीत होगी। अभी जैसे संजीव जी ने भी एक बात बोली कि देखिए बैठ के बातचीत हो सकती है, इसका समाधान तभी निकलेगा, अग्रेशन से कुछ नहीं होगा। आज आप राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा देंगे, देखिए नाराजगी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसा करके आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जब इस तरह से भीड़ बेकाबू होती है तो जो आम लोग होंगे ना उसमें उनकी भी जान जाएगी और ज्यादा चीजें बिगड़ेंगी। तो पहली प्रायोरिटी है कि शांति से बैठें, समझें, बात करें। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि इस्तीफा दे देने के बाद तुरंत अचानक से श्रीलंका की स्थिति या तस्वीर बदल जाएगी, या हम कहीं आग लगा देंगे तो तस्वीर बदल जाएगी। बात करनी होगी, समझना होगा, तब इसका समाधान निकलेगा। आपके नजरिए से आपका कोई सुझाव इस वक्त पे क्या सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो ये बात आपको समझाना होगा कि ये युवा क्रांति 9 अप्रैल से शुरू हुआ था। 9 अप्रैल से शुरू हुआ था राष्ट्रपति के सचिवालय के सामने। तो वहीं से लेकर आज तक बहुत ही संयम के साथ ये लोग किसी न किसी
किसी वक्त उन्होंने नुकसान नहीं किया कहीं पे, लेकिन मई में माने पिछले जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्ष जी, उनके साथ आए, उनके अनुयायियों ने इन लोगों को इन लोगों पर हिंसा चलाया, बहुत ही हिंसा चलाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आप देखिए ये 3 महीने तक ये लोग ये आग्रह कर रहे थे कि तो आप वो असमर्थ हैं, आप इस देश का शासन करने में असमर्थ हैं, आप चले जाइए, आप इस्तीफा दे दें। तो ऐसी मांग कर रहे थे। एक ही डंडे तक पर हाथ नहीं लगाया उन्होंने। ये बहुत ही अहिंसा के साथ, जैसे महात्मा गांधी ने जो आजादी के समय में ऐसा चलाया था संयम के साथ, ये बहुत पहले। आप देखिए कल ये राष्ट्रपति भवन में प्रविष्ट हुए, उस पे जो कुछ वो सामान थे वो किसी पर हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। लेकिन कल शाम को प्रधानमंत्री के माने निजी आवास पे एक ऐसी घटना हुई, लेकिन इन लोगों ने ये हमें पता चला है कि जानकारियों के अनुसार इन लोगों ने नहीं किया है, तो उन्होंने अपने आप खुद को कर लिया है, ऐसा बताया जाता है, हमें पता है। तो ऐसा विचार फैल रहा है। तो इस तरह का कुछ नहीं किया। वो जनरल शवेंद्र सिल्वा ने शांति की अपील की, लेकिन अब आप देखिए मैं कोलंबो से 15 किलोमीटर के आसपास मैं रह रहा हूँ मेरे घर में, लेकिन मैं अभी भी आपके वो जो चैनल के सचिन साहब ने मुझे फोन किया, वो मैं बाहर था, वो मैं दुकान गया था, तो हम नगर में जाकर हम पैदल आ रहे थे, तो कहीं पर ऐसी शांति की कोई प्रश्न नहीं हुआ है, हर जगह शांति है। लेकिन ये लोग ये मांग रहे हैं इस प्रदूषित राजनीति को हटा दें, इस पद्धति को हटा दें। ये सब प्रदूषण से, वो प्रदूषण में डूबे हुए हैं ये सब कुछ शासन प्रणाली, उस प्रणाली को बदल दें। ये इस तरह की मांग ये लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही साधारण अहिंसा के मार्ग के साथ ये लोग चल रहे हैं। उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं किया, ये हम जानते हैं। वो हर वक्त हम जानते हैं 15 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं, हम भी इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन आजकल हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो कि तेल की कमी हो गई है। तो आर्थिक दशा इस तरह वो बहुत ही अंतिम शून्य तक आ गए। इन लोगों के शासन के कारण आ गए हैं, शासकों की वजह से ये सब हुई है। साधारण जनता ने कुछ नहीं किया, साधारण जनता बहुत ही पीड़ित है। हम भी उसी के अंदर हैं, हम भी बहुत पीड़ित हैं। लेकिन क्या करें, ये इस पद्धति को, इस शासन प्रणाली को बदल दें, ये यही मांग कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के वो ये ऊपर मैंने कई शीर्षकों को मैंने देखा, श्रीलंका गृह युद्ध में जल गया है। ऐसा कोई गृह युद्ध नहीं हुआ है, ये गलत बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई गृह युद्ध नहीं हुआ है, शासकों के खिलाफ लोग बाहर आ गए, ठीक है, रास्तों पर आ गए हैं, यही हुआ है। लोकतंत्र जारी है, लोकतंत्र पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ये शासकों पर ये शासकों के खिलाफ लोग नारा लगा रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ये नहीं चला सकते हैं, तो चले जाएं, इसे छोड़ के चले जाएं। अगर कोई इसके बाद संविधान के अनुसार, कल वो क्रांतिकारियों ने कल 6 प्रस्ताव रखे थे कल शाम को, इसी के अधीन वो शासन चलाए, तो सबको
शांति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी एक बात आ रही है कि ये शासन प्रणाली यदि बदल जाती है, जिसके लिए इतना अग्रेशन भीड़ ने दिखाया, तो शायद स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो जाएं। चलिए, उम्मीद यही होगी कि सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं लोग, वहां भी हैं लोग, यहाँ भी हैं लोग, दूसरी कंट्रीज में भी हैं। तो ये जो चीजें हैं जो आम जनता सफर कर रही है वो ना करे, बस यही एक मुझे लगता है सोच होनी चाहिए। खैर, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, वही है, संकट में श्रीलंका है, इसका समाधान क्या है? समाधान जो निकल कर आया कि सबसे पहले तो शांति रखिए, बैठकर बातचीत करनी होगी, इस्तीफे हो ही रहे हैं, और जो शासन प्रणाली है जिसकी वजह से इस गर्त में श्रीलंका पहुंचा है, उसको बदलने के लिए जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो अग्रेसिव है। इसे बदल देंगे, वो शांति से बात को सुनेगी, कोई और आएगा, तब शायद धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।